वी विल डिस्कस लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ किस्म के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो डिपेंड करती है किस चीज़ पे? आउटकम ऑफ द इवेंट और एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द इवेंट। जो वाक़या हुआ है या जो हादसा हुआ है उसका आउटकम क्या है। अगर आउटकम सिवियर है देन यू हैव टू मूव फॉर अ डीप इन्वेस्टिगेशन। अगर नुकसान ज्यादा हुआ है एक्सीडेंट में या इंसिडेंट में, फिर आपने इन्वेस्टिगेशन इन डेप्थ करनी है, आपने रूट कॉजेज मालूम कर देने हैं। और अगर नुकसान कम हुआ है फिर इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी उसकी जो उस पर जो मेहनत करनी पड़ती है वो कम होगी, एफर्ट्स कम लगेंगे। फिर याद रखिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नियर मिस आकर हो, उसका जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो डिपेंड करेगा किस चीज पे? एक्सपेक्टेड आउटकम इन फ्यूचर, क्योंकि नुकसान तो अभी नहीं हुआ। इट शुडंट बी बेस्ड अपॉन द आउटकम नाउ, जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि करंट सिचुएशन में नुकसान नहीं हुआ है। इट डजंट मीन कि हम उसका इन्वेस्टिगेशन इस बेस पे करेंगे कि नुकसान नहीं हुआ। हम उसी नियर मिस का इन्वेस्टिगेशन इस बुनियाद पे करेंगे कि अगर ये इवेंट दोबारा आ जाता है, इफ इट अपीयर्स अगेन, हाउ इट कैन हार्म अस, हमें कितना नुकसान पहुंच सकता है। अगर आउटकम एक्सपेक्टेड आउटकम कम हो, लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम माइनर रखेंगे, थोड़ी सी एफर्ट्स लगा ले, थोड़ा सा टाइम लगा ले, इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन नुकसान ज्यादा हो सकता है फ्यूचर में। अगर ये वाकया दोबारा हो, ये नियर मिस सपोज एक्सीडेंट बन जाए, फ्यूचर में नुकसान ज्यादा होगा। अगर नुकसान ज्यादा हो फिर आपने इन्वेस्टिगेशन इन डेप्थ कर देनी है। एक्सीडेंट में तो ऑलरेडी आपको लॉस पता चला, लॉस कम हुआ, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा एफर्ट्स कम लगा ले। लॉस ज्यादा है, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन। अगर नुकसान कम है, लो लेवल इन्वेस्टिगेशन, मीडियम लेवल इन्वेस्टिगेशन। और नियर मिस का फ्यूचर आउटकम आपने देख लेना है। फ्यूचर में अगर ये इवेंट दोबारा आ जाता है, हाउ इट कैन हार्म अस, कितना नुकसान मिल सकता है। इफ द आउटकम इज मोर, if it's possible in future and the outcome is more, you have to move for in-depth investigation. Minor incidents हो फिर लो लेवल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगा ले, थोड़े से एफर्ट्स, थोड़ा सा मनी, और इसमें लाइन मैनेजर इन्वॉल्व हो। सिर्फ जो आपके साथ डील कर रहा हो वही मैनेजर इन्वॉल्व हो। लेकिन मेजर इंसिडेंट्स में जिसमें नुकसान ज्यादा हो चुका हो या नुकसान पहुंचाने की सलाहियत ज्यादा हो, in case of near miss, then you have to move for a high level of investigation. फिर उसमें सेफ्टी स्पेशलिस्ट भी होंगे, सीनियर मैनेजर्स भी होंगे, टेक्निकल स्पेशलिस्ट भी होंगे और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। फिर मुकम्मल टीम बनेगी और उन सब ने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि मेजर एक्सीडेंट है या मेजर इंसिडेंट है, नियर मिस और एक्सीडेंट दोनों में। क्लियर हो गई? इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। सपोज किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट आ जाए, हो जाए, फिर सबसे पहले आपने क्या कर देना है? सेफ्टी ऑफ द सीन। जिस जगह पे हादसा हुआ है उस जगह को आपने सेफ बनाना है, सिक्योर करना है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू करना, उससे पहले आपने क्या कर देना है कि आप जाके एरिया को सेफ बनाए और उधर अपने आप को देख ले, एम आई सिक्योर इन दिस प्लेस और नो। क्योंकि पहले मैंने अपनी सेफ्टी देख लेनी है। एज अ इन्वेस्टिगेटर जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने अपनी सेफ्टी देख लेनी है कि इस जगह में मैं सेफ हूं या नहीं।
अगर मैं सेफ हूं देन आई कैन अप्रोच, अगर सेफ ना हो तो आप उधर ना जाए, इन्वेस्टिगेशन ना करें, शुरू ना करें तब तक। बाज़ औक़ात उसी जगह में कुछ मसले मौजूद होते हैं, हमने वो आइडेंटिफाई कर देने हैं ताकि हमारे लिए उधर खतरा ना हो, हमने उनको रिजॉल्व कर देना है, उसके बाद हम साइड पे अप्रोच कर सकते हैं। जब हमें पता चला कि इस जगह सेफ है जाने के लिए, फिर मैंने सबसे पहले एक ही काम कर देना है, कैजुअलिटी केयर, कि जो बंदे जख्मी है उनके लिए मैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अरेंज करूं और उनके लिए हॉस्पिटल अरेंजमेंट्स कर लूं। मैंने एम्बुलेंस वाले को कॉल कर देनी है, हॉस्पिटल वाले को, पुलिस वालों को कॉल कर देनी है ताकि वो आए और सिचुएशन को हैंडल करे। इसके अलावा कुछ लोग उधर खड़े होंगे जो कि इस हादसे की वजह से वो अफेक्टेड होंगे, मुतासर हो चुके होंगे, ज़हनी तौर पे शॉक उनको मिला होगा, तो आपने उन बंदों को थोड़ा सा रिलीफ देना है, थोड़ा सा उनको कंट्रोल कर देना है ताकि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सके। इसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी है। जब हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जख्मियों को मिली, कैजुअलिटी केयर्स हो गई, एरिया सेफ हो गया, उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर को शुरू कर देना है। सबसे पहले आपने गैदरिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जगह की है वो आपने कलेक्ट कर देनी है। कैसे करेंगे? 3 तरह से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जिस जगह पे हादसा हुआ है उसको मैंने सिक्योर करके पिक्चर्स लेके, वीडियोस बना के, स्केचेस बना के, मेजरमेंट्स लेके, हवा स्पीड चेक करके और मुख्तलिफ फैक्टर्स, पीपीई चेक करके, वर्कर की कंडीशन, जो नुकसान उसको मिला है, ये सब चेक करके आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन करके पिक्चर बना लेनी है, डेटा कलेक्ट कर देना है। तो सीन से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बाज़-औक़ात हवा स्पीड, बाज़-औक़ात आपने स्केचेस, बाज़-औक़ात मेजरमेंट्स चाहिए होंगे, हाइट चेक करना होगा, पीपीई चेक करने होंगे, तो आप सबसे पहले वो देख लेंगे। उसके बाद आपने आना है आई विटनेसेस, जिन्होंने ये वाकया देखा है, आपने उनको सेपरेट बिठाना है। एक रूम में एक को बिठाओ, दूसरे रूम में दूसरे को, इस तरह सेपरेट बिठाओ ताकि वो एक कंबाइंड एग्रीड स्टोरी ना बनाए, क्योंकि वो जब इकट्ठे बैठेंगे तो एक स्टोरी बनाएंगे, हमने ये बताना है, आप भी ये बताओ, आप भी ये बताओ, आप भी ये बताओ। तो उसको, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने उनको सेपरेट बिठाना है। जैसे मैं सीन से क्लियर हो जाऊं, सीन से मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई, मैंने इन बंदों के पास जाना है और इनको इंटरव्यू करना है, आई विटनेसेस को। सबसे पहले आप जाके उनको हेलो हाय कहें, उसके बाद आप उनको पर्पस ऑफ द इंटरव्यू बताएं कि इंटरव्यू हम आपसे क्यों ले रहे हैं, इसका मकसद बताएं उनको। इसके बाद आपने उनको रिलैक्स कर देना है, एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट कर देनी है। एक फ्रेंडली माहौल बना के वो आपको हर एक इंफॉर्मेशन क्लियरली बता सकता है, और जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो यस नो में आंसर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने ब्रॉड टर्म क्वेश्चंस कर देने हैं ताकि उसका आंसर आपको डिटेल में मिले। इंफॉर्मेशंस के बाद जब आपको इंफॉर्मेशन वो दे तो आप ये इंफॉर्मेशन को खुद लिख दे, उनको रिकॉर्ड कर दे, और या उस बंदे को बताए कि जो आप कह रहे हो इसको लिख के मुझे दे दो। तो या आप खुद रिकॉर्ड कर दे या वो खुद आपको लिख के दे देगा और नीचे उसका साइन ले ले। आखिर में उसको थैंक यू। उसके बाद आपने आना है ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स पे, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है आपने वो चेक कर देने हैं। पॉलिसी आप देख ले, रिस्क असेसमेंट्स देख ले, मेथड स्टेटमेंट्स देख ले, इमरजेंसी प्रोसीजर अरेंजमेंट्स, फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बने हैं उस एक्टिविटी के हवाले से, उस वर्क प्लेस के हवाले से, आपने सब देख लेनी है। ट्रेनिंग्स के हवाले से वो सब डॉक्यूमेंट आपने चेक कर देनी है। जब आप डॉक्यूमेंट देखेंगे, सपोज ट्रेनिंग का डेटा अवेलेबल नहीं, इसका इट मींस देयर इज नो ट्रेनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता चला कि वर्कर कंप्यूटर नहीं है। तो जब आपको इंफॉर्मेशन मिली, इंफॉर्मेशन से आपने क्या कर देना है,
इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर देना है और उससे अपने कंक्लूजन निकाल देना है। यही जो इंफॉर्मेशन आपको स्टेप 1 में मिले, सीन, इंटरव्यू, आई विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है, इधर से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर आपने स्टेप 2 में इनको एनालाइज कर देना है। आपने इमीडिएट काज मालूम करना है, हादसा क्यों हुआ है, उसके इमीडिएट काज क्या है, और हादसे का आपने रूट काज भी आइडेंटिफाई कर देना है। तो इन इंफॉर्मेशंस को आप एनालाइज करके क्या करें, इमीडिएट काज ऑफ द एक्सीडेंट मालूम करें और रूट काज ऑफ द एक्सीडेंट मालूम करें। जब आपको काजेस मालूम हो गए कि हादसा इस वजह से हुआ, तो आपको कंट्रोल्स भी आइडेंटिफाई होंगे। इमीडिएट काज के लिए आपने कंट्रोल्स लेने हैं, रूट काज के लिए भी आपने कंट्रोल्स लेने हैं, ताकि ये हादसा दोबारा ना हो। वर्कर को ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी, हादसा हुआ, अभी एक्शन ले ले, आप वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग्स अरेंज करें, कंट्रोल मेजर्स ले ले ताकि हादसा दोबारा ना हो। और इन कंट्रोल मेजर्स के लिए आपने एक रिस्पॉन्सिबल बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। ये कंट्रोल मेजर्स कौन लेगा, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा। सपोज यू हैव 10 कंट्रोल मेजर्स, तो आप देख ले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है, सेफ्टी की है, सुपरवाइजर की है, मैनेजर्स की है। आपने उनको हाईलाइट करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी है ताकि हादसा दोबारा ना हो। और सब बंदों ने इनके हवाले से एक्शंस लेने हैं, प्लान द रिमीडियल एक्शंस। ये जो कंट्रोल्स है ये कौन लेगा, इसके लिए एक्शंस आपने आइडेंटिफाई कर देने हैं। किस बंदे ने ये कंट्रोल लेना है, कितने टाइम में लेना है, प्रायोरिटी इसकी क्या है, मीडियम है, लो है, हाई है। अगर हाई प्रायोरिटी है आप टाइम कम दे दो, जल्द से जल्द ये कंट्रोल ले ले ताकि हादसा दूसरा ना हो। अगर प्रायोरिटी कम है टाइम ज्यादा दे दो फिर। तो ये प्रोसीजर है ओवरऑल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का। आपने सीन को सिक्योर कर देना है, बंदों की इंटरव्यू लेनी है, डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। ये तीनों सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। फिर आपको अपने इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर देना है कि आपको इमीडिएट काज पता चले, हादसा क्यों हुआ, व्हाट इज द इमीडिएट काज, और आपको रूट काज का पता चले। उसके बाद आपने कंट्रोल मेजर्स इन्हीं काजेस के लिए लेने हैं ताकि हादसा दोबारा ना हो, और इनके लिए आपने एक्शंस लेने हैं। हर एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ताकि हादसे फ्यूचर में ना हो। Gathering information, first of all, you have to secure the scene as we discussed, identify witnesses, collect factual information through photos, sketches, measurement notes, samples, interview eyewitnesses, examine documents. So we have total 3 sources of information. सीन से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आई विटनेसेस से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और डॉक्यूमेंट्स को आपने चेक करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देनी है। दिस वे यू विल गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिचुएशन, रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, रिगार्डिंग द एक्सीडेंट। विटनेसेस इंटरव्यू आपने कैसे कर देनी है, क्वाइट रूम होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं होना चाहिए। एस्टेब्लिश ए रिपोर्ट, आपने ताल्लुक बना देना है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर देनी है। आपने पर्पस उनको बता देना है, ब्लेम नहीं करना है किसी को, ओपन क्वेश्चन आपने करना है, ओपन माइंड आप रख के नोट्स ले ले, रिटन स्टेटमेंट बना दे उसका, उसके अल्फाज का, उसके डिटेल्स का, और लास्ट में उसको थैंक्स कहे। दैट्स इट। Then you have to move towards the documents, site plans, company policy, risk assessment, training records, safe system of work, permit to works, maintenance records, accident reports, sickness records, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन में वो आपने चेक कर देने हैं। इसके बाद आपने इन्हीं इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर देना है। अनसेफ एक्ट्स आप मालूम करें और अनसेफ कंडीशन ऑफ मालूम करें। अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशन इमीडिएट काजेस है। हादसा क्यों हुआ, या तो अनसेफ एक्ट होगा या अनसेफ कंडीशन होगा, उसकी वजह से हादसा हुआ है। एक वर्कर हाइट पे काम कर रहा है लेकिन सेफ्टी हार्नेस नहीं है, एक वर्कर हाइट पे काम कर रहा है लेकिन गार्ड रेल वगैरह या मिड रेल वगैरह स्कैफोल्डिंग कंप्लीट नहीं है,
इमीडिएट कॉज, बंदा गिरा क्योंकि वो सेफ्टी हार्नेस नहीं थी। और रूट कॉजेस, गार्डरेल इसलिए नहीं था कि फला इसके फोल्डर ने गार्डरेल्स निकाले थे, रूट कॉज दूसरे जगह में चाहिए थे, वो कंपनी के पास सेफ्टी हार्नेस नहीं था, रूट कॉज इसके फोल्डिंग उसके कुछ पार्ट्स है। अगर इसके फोल्डिंग प्लेटफॉर्म हम बनाए, जो ऊपर रेलिंग हम लगा लेते हैं ताकि कोई बंदा नीचे गिरे नहीं, उसको हम गार्ड रेल कहते हैं। उसके नीचे भी एक पाइप या एक ट्यूब लगा हुआ होता है, उसको हम मिड रेल कह देते हैं। एक रेलिंग होती है सपोर्ट के लिए कि कोई बंदा नीचे गिरे नहीं। तो इमीडिएट काजेस अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस होंगे। रूट काजेस 99% वो मैनेजमेंट की गलती होगी। द काज विल बिलोंग टू मैनेजमेंट फेल्योर। मसला मैनेजमेंट में होगा, या तो सुपरविजन नहीं होगी प्रॉपरली, पीपीई प्रोवाइड नहीं किए गए, ट्रेनिंग नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, इंस्पेक्शंस नहीं है, रिस्क असेसमेंट नहीं है। इट्स द फेल्योर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये रूट काजेस है। क्लियर हुआ? जब हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे तो हमें इमीडिएट काजेस और रूट काजेस मालूम हो जाएंगे। हादसा क्यों हुआ? सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर स्लिप होकर नीचे गिर गया, आप उधर जाके देख रहे हैं कि वर्कर केमिकल के ऊपर या ऑयल के ऊपर जाके गिर गया। इमीडिएट काज क्या है? ऑयल पे जागना और ऑयल पे गिरना, इमीडिएट काज। अनसेफ कंडीशन उधर ऑलरेडी अवेलेबल है, अनसेफ जगह है, फिर भी ये वर्कर अनसेफ एक्ट करके केमिकल या ऑयल के ऊपर जा रहा है, इज वॉकिंग ऑन ऑयल, स्लिप हुआ, गिरा और उसका बैक बोन सपोज डैमेज हुआ। इमीडिएट काज क्या है? प्रेजेंस ऑफ ऑयल, या इमीडिएट काज इससे भी पहले क्या है? स्लिप होना, स्लिप होके गिरा, बैक इंजरी सपोज। तो बंदे को नुकसान क्यों मिला? क्योंकि वो गिरा, इसलिए नुकसान मिला। अभी रूट काज क्या है? कि मशीन की मेंटेनेंस नहीं हो रही थी और मशीन लीक था, इस वजह से केमिकल या ऑयल लीक हुआ, वो उधर पड़ा रहा। मेंटेनेंस करना मशीन्स की किसकी जिम्मेदारी है? एम्प्लॉयर की। सेफ इक्विपमेंट्स उसने बनाने, तो फेल्योर किसकी है? मैनेजमेंट की। इमीडिएट काजेस वो काजेस जो हमें सामने नजर आ रहे हो, जो सामने नजर नहीं आ रहे वो हमारे रूट काजेस है। एक वर्कर साइड पे काम कर रहा है और फोर्कलिफ्ट ने उसको मारा, एक्सीडेंट हुआ, कोलिजन। इमीडिएट काज क्या है? बंदे को नुकसान मिला फोर्कलिफ्ट ने से एक्सीडेंट करके, कोलिजन करके। इमीडिएट काज फोर्कलिफ्ट ने मारा। रूट काज क्या है? फोर्कलिफ्ट का ब्रेक काम नहीं कर रहा। फोर्कलिफ्ट वाला सपोज उसकी कंसंट्रेशन नहीं थी, फोर्कलिफ्ट वाले ने लोड ज्यादा डाला हुआ था, सामने नजर नहीं आ रहा। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सब मैनेजमेंट फेल्योर की तरफ इशारा करती है। तो हमने इंफॉर्मेशन एनालाइज करके इमीडिएट काजेस और रूट काजेस मालूम कर देने हैं। उसके बाद अभी बाज़ औक़ात एक ही हादसे के मुख्तलिफ इमीडिएट काजेस हो सकते हैं। इसने लोड सिक्योर नहीं किया था इसलिए फोर्कलिफ्ट के साथ हादसा हुआ। पुअर पोजीशनिंग की थी, वर्कर्स या पेडेस्ट्रियन वो व्हीकल्स दोनों का एक ही रास्ता था, एक ही रास्ते से गुजर रहे थे, इसलिए हादसा हुआ। एग्रेसिव ब्रेकिंग, बार बार वो ब्रेक अप्लाई कर रहा था। इनअटेंटिव पेडेस्ट्रियन, उसकी तवज्जो नहीं थी, फोर्कलिफ्ट पीछे से आ रहा था लेकिन उसने महसूस नहीं किया। साइलेंट मशीनरी। रूट काजेस क्या है? फोर्कलिफ्ट जो ऑपरेटर है वो ट्रेन नहीं है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, रास्ते सेग्रीगेट नहीं हुए थे। फोर्कलिफ्ट के लिए अपना रास्ता होना चाहिए और पेडेस्ट्रियन के लिए सेपरेट रास्ता होना चाहिए। ड्राइवर को इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं मिली थी, मशीन की मेंटेनेंस नहीं हुई थी, रिफ्रेशर ट्रेनिंग नहीं मिली थी। तो ये चीजें क्या है? मैनेजमेंट फेल्योर। तो जितने भी रूट काजेस या अंडरलाइन काजेस है
वो सब मैनेजमेंट फेलोवर शो करती है। और इमीडिएट कॉजेस अनसेफ एक्ट्स और अनसेफ कंडीशंस। जब आपको कॉजेस मालूम हो गए, फिर आपने कंट्रोल्स ले लेनी है। इमीडिएट कॉज जो केमिकल स्पिल हुआ, जो ऑयल स्पिल हुआ, उसको आप क्लीन कर दें, इमीडिएट कंट्रोल हो गया ऑलरेडी। अगर किसी मशीन के ऊपर गार्ड नहीं लगा है, गार्ड लगा लें, इमीडिएट कंट्रोल। ट्रेलिंग केबल के ऊपर बंदा ट्रिप हुआ, ट्रेलिंग केबल को हटा दे उस उधर से। रूट कॉजेस आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, और अक्सर इसका ताल्लुक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ या मैनेजमेंट फेलोवर के साथ लिंक होती है, इसलिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत इनको आइडेंटिफाई करने में लगती है। लेकिन याद रखिए, अगर आप इमीडिएट काजेस मालूम करके कंट्रोल्स ले ले और रूट काजेस को इग्नोर करें, याद रखिए हादसा दोबारा होगा। केमिकल्स तो आपने उधर से साफ किए, लेकिन मशीन मेंटेनेंस नहीं हो रही, कंट्रोल आपने नहीं ली, दोबारा लीक होगा, दोबारा हादसा होगा। इसलिए आपने इमीडिएट काजेस के लिए भी कंट्रोल लेने हैं और रूट काजेस के लिए भी कंट्रोल लेने हैं। जब आपने कंट्रोल्स आइडेंटिफाई किए, फिर आपने रिमीडियल एक्शंस लेने हैं। रिमीडियल एक्शंस आपने लेने हैं कि जो सिचुएशन आई है इसको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके, दोबारा ये न अकर हो। बासुकात कंट्रोल्स ऑन द स्पॉट हम ले सकते हैं, और कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जिसपे टाइम कंज्यूम होता है। जो आप ऑन द स्पॉट ले सकते हो, आप उसको इंप्लीमेंट कर दे। जो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स है उनको टाइम ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो फिर आप इंजीनियरिंग के लिए टाइम दे दे उनको, क्योंकि सबसे बेहतर वो इंजीनियरिंग है। लेकिन पीपीई आप ऑन द स्पॉट अरेंज कर सकते हो। एक जगह पे वर्कर काम कर रहा है जनरेटर के साथ, वर्कर को नॉइस लेवल से बचाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो वर्कर के लिए हम पीपीई अरेंज करें, ईयर मफ, ताकि वर्कर इधर महफूज रहे। दूसरा, जो मशीन है वो मेंटेनेंस ना होने की वजह से साउंड ज्यादा क्रिएट कर रहा है, आप मेंटेनेंस वाले को कॉल कर देते हो, वो कहता है कि मुझे 1 महीना लगेगा सपोज, या 1 वीक लगेगा। फिर आपने क्या करना है, ऐसा नहीं कि आप 1 वीक वर्कर को एक्सपोज कर दें, आप इमीडिएट कंट्रोल ऑन द स्पॉट ले ले, जो आप ले सकते हो, पीपी अभी अरेंज कर दे दे उनको। 1 वीक के बाद वो मेंटेनेंस करके इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लेके सेव कर देगा, नॉइस लेवल कम हो जाएगा। तो आपने कंट्रोल्स जब लेने हो तो आपने उसमें बहुत एहतियात कर देनी है। इवन जब आप रिस्क असेसमेंट अभी बनाएंगे, याद रखिए उसमें आपने कंट्रोल्स आइडेंटिफाई कर देने, और आपके कंट्रोल्स सुटेबल एंड सफिशिएंट होने चाहिए। काफी कंट्रोल्स आपने लेने हैं, उसमें हायरार्की आपने फॉलो कर देनी है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और पीपीई, ये आपने फॉलो कर देने हैं। तो जब कंट्रोल्स आइडेंटिफाई हो गए, अभी आपने रिमीडियल एक्शंस लेने हैं। रिकमेंडेड एक्शन आप आइडेंटिफाई कर देंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे, टाइम स्केल आप देंगे, और रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप आइडेंटिफाई कर देंगे। आपका एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। और इन चीजों के लिए आपने फॉलो अप भी कर देना है, जो एक्शन हमने एडवाइस किए आया ये इंप्लीमेंट है कि नहीं, ऐसा ना हो हादसा दोबारा आए। So this was a discussion regarding incident investigation.